कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 5 प्रेमचंद के फटे जूते। हेलो क्लास। क्षितिज का लेसन 5 है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली उन्होंने, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में ये सारे जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उनकी कृतियां हैं, ये सब उनके नाम है। जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, या ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनका उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध, ये उनका निबंध संग्रह था। अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी उनका व्यंग्य है। तो ये सारे जो भी उनकी कृतियां हैं ये उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते जो शीर्षक है इस निबंध का, उसमें परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, और अवसरवादिता पर उन्होंने इसमें पाठ में व्यंग्य किया है। ओके, सो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है, और वो चित्र देख करके उनके मन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ख्याल आ रहे हैं प्रेमचंद को लेकर। वो ये है कि मतलब उनकी पत्नी के साथ था उनका वो चित्र, ठीक है, मतलब उनकी एक फोटो। तो उसमें उन्होंने क्या था, धोती कुर्ता पहनी हुई थी, सिर पे टोपी थी, दुबले पतले से थे, है ना, चेहरा बैठा हुआ था, हड्डियां उभरी हुई थी, है ना। और चित्र को देखने से ही पता चल रहा था कि वो निर्धनता में जी रहे हैं, मतलब गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। तो और उन्होंने साथ ही कैनवस के जूते पहने हुए हैं जो बिल्कुल ही फट चुके हैं, जिसकी वजह से आ, वो जो उसके फीते हैं वो भी ठीक से नहीं बंध पा रहे हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो उनके दाहिने पाँव का जूता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बायां पैर का जो जूता है उसमें छेद निकला है, जिसमें से उनकी उंगली भी बाहर आ रही है। तो वो अपनी एक वो बता रहे हैं कि मतलब जो लेखक हैं वो ये बता रहे हैं कि जो उनकी दृष्टि थी, मतलब वो उन जूतों को देखते ही रह गए, है ना। और वो कह रहे हैं कि
उनकी मतलब जो प्रेमचंद है उनकी अगर ऐसी हालत जो है मतलब जिस तरीके का वो जीवन जी रहे हैं है ना गरीबी में, तो उनको चिंता हो रही है कि अगर उनकी फोटो खिंचवाने के टाइम पर ऐसी हालत है तो वो एक्चुअल में है ना जो अपना वास्तविक जीवन जी रहे हैं तो उसमें उनकी क्या हालत रही होगी। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को अगर थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है और व्यंग्य है। जो लेखक हैं वो कहीं एक बार ऐसा सोचते हैं कि कहीं जो प्रेमचंद है वो दो तरीके का जीवन तो नहीं जी रहे हैं, है ना? तो लेकिन वो बता रहे हैं कि प्रेमचंद को दिखावा पसंद नहीं था। उनकी जो निजी जिंदगी थी, जो अंदर की जिंदगी थी और जो बाहरी उनका जीवन था वो बिल्कुल एक जैसा था। फोटो में जो दिख रही उनकी स्थिति है और जो वास्तविक स्थिति है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तो वो बिल्कुल ही बेपरवाह होके फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हुए हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो सादा जीवन और उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे और अपनी गरीबी से वो बिल्कुल दुखी नहीं थे। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। जो प्रेमचंद है उनके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देख करके लेखक जो थे वो परेशान है। वो सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया होगा, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं। फिर लेखक को ऐसा लगा होगा कि शायद हो सकता है उनकी पत्नी ने जोर दिया हो, है ना? कहा कि भाई नहीं चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कह दिया होगा कि ठीक है भाई चलो। तो जो लेखक हैं वो प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर क्या है, रोना चाहते हैं। उनकी मतलब ऐसे अंदर से मन भरा है किंतु उनकी जो आंख है उसके आंखों के दर्द भरे व्यंग्य ने उन्हें रोने से रोक दिया। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानती। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब यहाँ पर लेखक ने हमें क्या बताया है कि जो लोग हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कपड़े, है ना, ये सारी चीजें दूसरों से उधार लेकर भी खिंचवा लेते हैं फोटो। यहाँ तक कि दूसरों की बीवियों के संग भी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे होंगे? तो वो यही सोच रहे हैं कि यहाँ तक कि लोग तो इत्र लगा करके फोटो खिंचाते हैं जैसे कि फोटो में खुशबू आ जाएगी। तो
मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये भी बताते हैं ना कि पहले के टाइम में इतने कम पैसों में एक जूता मिलता था, लेकिन उनकी कमाई के हिसाब से वो पैसे भी ज्यादा होते थे। लेकिन अब तो जूते की जो कीमत है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है ना। तो लेखक यहाँ पे अब अपने बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा भी जूता जो है वो फट गया है, लेकिन वो ऊपर से ठीक है ना। ऊपर फ्रंट से तो ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ से उसका जो सोल होता है वो पूरी तरीके से घिस गया है। मैं पर्दे का पूरी तरीके से ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर निकलने नहीं देता, और इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो बिल्कुल भी नहीं खिंचवा सकता। तो वो यही बता रहे हैं कि तुम पर्दे का ध्यान नहीं रखते, लेकिन हम लोग पर्दे पर क्या हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, चाहे बाकी जो कुछ भी होता रहे। वो बता रहे हैं कि उनके खुद के जो जूते हैं वो नीचे से तो फट गए हैं, लेकिन फ्रंट से ठीक है, लेकिन नीचे से उनकी जो कभी कभार जो पंजा है ना वो भी छिल जाएगा, है ना, लेकिन उंगली जो है वो बाहर नहीं आएगी। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो यहाँ पे लेकर क्या बता रहे हैं कि प्रेमचंद से कह रहे हैं कि तुम तो बड़े ठाट से तुमने फटा हुआ जूता पहना हुआ है, बिल्कुल फ्रंट से फटा हुआ है वो, बिल्कुल, है ना, लेकिन जो मैं हूँ, मैं ऐसे फोटो बिल्कुल भी नहीं खिंचवा सकता। और चाहे अगर कोई मेरे ऊपर जीवनी भी लिखना चाहे ना, तो वो मुझे मंजूर है, बिना फोटो के भी चलेगी, लेकिन ऐसे ऊपर से फटे हुए जूते बिल्कुल भी नहीं पहन के खिंचवा सकता। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? जो लेखक हैं वो प्रेमचंद की इस मुस्कान को देख करके थोड़ा सा मतलब आश्चर्य में है, शौक में है। वो सोच रहे हैं कि इस व्यंग्य भरी हुई मुस्कान के पीछे आखिर एक्चुअल मकसद क्या है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है क्या, या फिर होरी का गोदान हो गया है, हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चर लिया है क्या, या माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी दी है? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, ये मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुबन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो और भी ज्यादा कारण खोजने की, सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से उनका जूता इस तरीके से फटा होगा। तो वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काट कर घर जाना पड़ा हो, जिससे कि उनका जूता घिस गया हो। लेकिन जूता लंबा चक्कर काट के जाएंगे, है ना, तो वो घिसेगा, लेकिन वो तो नीचे से घिसेगा, फिर ये ऊपर से कैसे फटा? तो लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुबनदास का जो जूता था वो भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तो यहाँ पर जो लेखक है वो बार बार यही सोच रहे हैं कि प्रेमचंद का जूता घिसने के बजाय फट कैसे गया है ऊपर से। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां
पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वह नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उससे उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया है? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान जो है उसको भी समझता हूँ। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये बता रहे हैं कि तुम किसी मतलब प्रेमचंद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम किसी सख्त चीज को, किसी हार्ड चीज को ठोकर मारते हुए मारते रहे हो। शायद तुम उसे बचाकर उसके बगल से निकलने की भी कोशिश कर सकते थे। सारी जो नदियां पहाड़ हैं उनको नहीं काटती, कोई रास्ता बदल लेती हैं या घूमकर निकल जाती हैं। मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा ये व्यंग्य, तुम्हारी ये जो मुस्कान है उसको बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ। तुम हम पर हंस रहे हो कि हम उंगली को तो छिपा लेते हैं लेकिन अपने तलवे को घिसने के लिए छोड़ देते हैं ना, वो घिसता रहता है। तो निश्चित है कि तुम ऐसा कहकर हमें चिढ़ा रहे हो कि हमने तो ठोकर मार मार कर जूता ही फाड़ लिया है। चाहे हम बेशक हमारी जो उंगली है वो भले ही बाहर निकल आई पर जो पैर है वो सुरक्षित है। मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद है वो अपनी उंगली, बेशक उनकी उंगली बाहर है लेकिन एटलीस्ट उनका जो तलुआ है पैर का नीचे है ना, नीचे की तरफ से, वो तो सेफ है ना, सुरक्षित है वो। लेकिन तुम, वो कह रहे हैं कि तुम उंगली को ढकने के चक्कर में अपने तलुए को नुकसान दे रहे हो। वो उसको लहूलुहान कर रहे हो, खून निकलेगा उसमें से, वो जख्मी हो जाएगा, तो भाई तुम आगे चलोगे कैसे, आगे बढ़ोगे कैसे? है ना? तो वो यही कह रहे हैं हरिशंकर परसाई कि मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा ये जो व्यंग्य है और तुम्हारी ये जो मुस्कान है वो किसके लिए है, तुम किसकी तरफ इशारा कर रहे हो। तो क्लास यहाँ पे हमारा ये जो पाठ है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद है वो इस मतलब जो हरिशंकर परसाई हैं वो प्रेमचंद की इस जो उनकी जो दुर्दशा थी, जो भी उनका रूप था, वो किस तरीके से रहते थे, सादा जीवन जीते थे, तो उसके माध्यम से उन्होंने हमें क्या समझाने की कोशिश करी है कि जो आजकल के लोग हैं ना वो दिखावे की दुनिया में ज्यादा जीने लगे हैं ना। मतलब ऊपर से उनको खूब अच्छा दिखाना है, चाहे निजी जिंदगी में उनके कुछ भी होता रहे, चाहे वो खुशी ना हो, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए या वैसे ही दूसरों को दिखाने के लिए वो अच्छा अच्छा दिखाते हैं। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.